वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा में बने रहते हैं उनसे कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, करंट अफेयर के टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में है या नहीं। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो प्रोग्राम है काफी महत्वपूर्ण। तो आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, ग्रीन पीस के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। दूसरा कथन, यह एक पर्यावरणीय संगठन है। तीसरा कथन, यह नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार का विरोध करता है। अब आपको बताना है असत्य कथन या कथनों के विकल्प का चयन करना है। आपके पास असत्य कथन या कथनों के विकल्प के रूप में विकल्प है ए, 1 और 2, बी है केवल 1, सी है 2 और 3, डी है कोई भी नहीं। अब आपको बताना है कि जो ए बी सी डी के रूप में आपका आंसर होगा वह कौन सा होगा। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। एक ही प्रश्न है, ग्रीन पीस इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ, तो सही बात है। पहला जो कथन है कि इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है एम्स्टर्डम जो है कि नीदरलैंड में है, लेकिन इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय कई देशों में आपको देखने को मिलेंगे। यह एक पर्यावरणीय संगठन है जो कि हर प्रकार के उस कार्य का विरोध करता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, चाहे वह नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार का हो। अर्थात नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार का विरोध इसलिए करता है क्योंकि जब भी उसका विस्फोट होगा या उसका परीक्षण किया जाएगा, अगर हवा में किया जाएगा, समुद्र में किया जाएगा, जमीन के नीचे कहीं भी किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी प्रकृति अर्थात पर्यावरण डैमेज होगी। इसी के कारण इसका भी विरोध करता है। इसके अलावा यह जो कि समुद्र में खनन का विरोध करता है और उन सभी गतिविधियों का यह विरोध करता है जिससे किसी न किसी तरह से पर्यावरण पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो हमें पता चला कि तीनों कथन क्या हैं, सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, डी, कोई भी नहीं, क्योंकि हमें असत्य कथन के विकल्प का चयन करना था। कोई भी असत्य कथन नहीं है, इसलिए हम डी का विकल्प करेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है 1880 से 2015 तक समुद्र जल स्तर में लगभग कितनी वृद्धि हो चुकी है। हम और आप हमेशा सी लेवल का ऊपर उठने पर बात करते हैं, समुद्र तल में जो परिवर्तन आ रहा है उसमें उसके लिए बात करते हैं, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं होता। और यह जो एग्जैक्ट डेटा है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी हम कहीं लिखते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम उसमें अगर एग्जैक्ट डेटा देते हैं तो यह हमारा जो आंसर है, हमारा जो भी हम कह रहे हैं वो काफी ज्यादा साइंटिफिक हो जाता है। तो उसी के संदर्भ में है ये काफी ज्यादा इस समय चूंकि सी लेवल का ऊपर उठना चर्चा में बना हुआ है। तो आपके पास विकल्प है 8.9 इंच, 16 इंच, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर। अब आपको बताना है कि वर्ष 1880 से लेकर अब तक जो है कि समुद्र जल स्तर में कितना जो है कि वृद्धि हो चुकी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 8.9 इंच। अर्थात अभी जो वृद्धि हुई है वह हुई है लगभग हम कह सकते हैं कि 9 इंच, लेकिन 8.9 एग्जैक्ट आंसर है। इतनी जल में वृद्धि हो चुकी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, अब जो है कि समुद्र तल तेजी से ऊपर जा रहा है और आने वाले समय में जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहां रहने वाली पॉपुलेशन है, उस पर काफी ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट आएगा। वह लोग बाढ़ का सामना करेंगे, तूफान का सामना करेंगे, चक्रवात का सामना करेंगे। और ये सब किस लिए होगा, क्योंकि समुद्र जल स्तर अब तेजी से बढ़ रहा है। अगला जो प्रश्न है वह है आपके लिए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के विषय में निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला, इसे ITU द्वारा जारी किया गया है। दूसरा कथन, भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा कथन, स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब आपको बताना है सत्य कथन या कथनों के विकल्प का चयन करना है। अब आपके पास जो विकल्प हैं वह है जो है कि केवल 1, केवल 2, केवल 3 और डी 1 और 2। तो आपको बताना है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी
इंडेक्स 2020 के विषय में कितने कथन यहाँ पर जो लिखे हैं वह सत्य हैं। आपके लिए बहुत इजी प्रश्न होना चाहिए क्योंकि इस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। तो सही पहला कथन जो है कि वो तो सही है, इसे आईटीओ द्वारा जो है कि जारी किया है। आईटीओ का मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा स्थापित किया गया है, जारी किया गया है। और ये आईटीओ है, इसको स्थापित किया गया था 1865 में और भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही बात है। पहले हमारी जो पोजीशन थी 47 थी, अब 37 अंकों का हमने जो है कि सुधार करते हुए 10वां स्थान प्राप्त किया है, जो ये बताता है कि भारत में ग्लोबल जो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी है, उसके लिए अच्छा कार्य किया गया है। तीसरा जो कथन है इसमें कि स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, नहीं, स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें क्या पता चला, कथन 3 क्या है, गलत है। तो हमारा जो सही आंसर होगा उसमें क्या होगा, कथन 1 और 2 सही है, इसलिए हम विकल्प डी को ऑप्ट करेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है टोपोस क्या है। एक उल्का पिंड है, एक खोजी गई नई ट्रेंच अर्थात खाई है, भैंस की एक प्रजाति है, यह आपदा बचाव संगठन है। इस समय ये चर्चा में बना हुआ है, मैंने इस पर वीडियो भी कवर किया है, मैंने आपको बताया भी था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है टोपोस से, तो ये आपके लिए है। तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा ये क्या है, एक आपदा बचाव संगठन है, अर्थात डी सही है। आपदा बचाव संगठन ये जो टोपोस है, इसको जो स्थापित किया गया था 1985 में, आपको पता है मैक्सिको में भूकंप आया था और मैक्सिको में जब भूकंप आया तो काफ़ी बिल्डिंगें दब गई। वहाँ पे कुछ लोग जो स्वयंसेवी संगठन के रूप में इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, आने वाले समय में हम जो है कि ऐसी जो भूकंप की घटनाएं हैं इनमें फिर से हम, क्योंकि उस समय उन लोगों ने मदद की 1985 के मैक्सिको भूकंप में, फिर उन्होंने कहा अब जहाँ भी भूकंप आएगा हम वहाँ पर जाएंगे, लोगों को मलबे में जो दबे होते हैं उनको मदद करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। तो टोपोस का मतलब होता है छुछुंदर। और इस तरह से यह लोग क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग में जो गिर चुके हैं उसमें कोशिश करते हैं कि अंदर घुसकर किसी भी तरह से वहां पर एक व्यक्ति भी दबा हो तो उसको किसी न किसी तरह से बाहर निकाला जाए। तो इस तरह ये आपदा बचाव संगठन, इस समय चूंकि आपको पता है अमेरिका में एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, तो उसकी वजह से वहां पे संगठन पहुंचा हुआ है, इसकी वजह से चर्चा में है। अगला जो प्रश्न है वह है हीट डोम के विषय में है। हीट डोम हाल के समय में चर्चा में बना हुआ था, इस विषय पर निम्न कथनों पर अब विचार करना है आपको। पहला कथन, इसका निर्माण गर्म समुद्री हवाओं का एक स्थान पर फंसने से होता है। दूसरा कथन, हीट डोम की घटना लगभग हर साल धरती के किसी न किसी भाग पर होती है। आपको पता है ये जो हीट डोम है ये कहाँ पर, इस समय कनाडा और यूएसए के नॉर्थ वाले क्षेत्रों में बना हुआ है। इसके वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कनाडा जैसे क्षेत्र में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कनाडा विश्व का दूसरा सबसे ठंडा देश माना जाता है। ऐसे में वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इस सही बात है कि पहला जो कथन है कि इसका निर्माण गर्म समुद्री हवाओं का एक स्थान पर फंसने से होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया हीट डोम पर बहुत वैज्ञानिक तरीके से मैंने पूरा टॉपिक बताया, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अटलांटिक महासागर से जो भी गर्म समुद्री हवाएं जा रही हैं वहाँ पर जाकर फंस जा रही हैं। क्यों फंस जा रही हैं यहाँ पे बताऊंगा तो आधे घंटे का समय लग जाएगा। और इसके वजह से वहाँ पर एक ऐसी संरचना बन रही है जिसको हम हीट डोम कहते हैं और उसके वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा। तो पहला कथन सही है। लेकिन जो दूसरा कथन है कि हीट डोम की घटना लगभग हर साल धरती के किसी न किसी भाग पर होती है, गलत है। क्योंकि हीट डोम की घटना एक हर साल नहीं होती, ये किसी स्थान पर 10,000 साल में एक बार होती। ध्यान दीजिएगा, किसी स्थान पर 10,000 साल में एक बार होती है, सामान्य घटना नहीं है। इसलिए कथन दूसरा जो है वह गलत है। तो हमें क्या पता चला कि हमारा केवल कथन एक सही है और इस तरह से हमें क्या आंसर ऑप्ट करना होगा, सी, केवल एक सही है। अगला जो प्रश्न है वह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला, यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, पश्चिम में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। तीसरा, पूर्व में पठारी भाग है। डी, मध्यवर्ती भाग में गहरी घाटियां हैं। अब आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो कि इस समय कई कारणों से चर्चा में बना हुआ है, उसकी ज्योग्राफी भी चर्चा में बनी हुई है, तो उसके संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वह गलत है। तो आंसर आपने डिसाइड कर लिया होगा, डी, मध्यवर्ती भाग में गहरी घाटियां, यह गलत है। मध्यवर्ती जो भाग है उसका प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है,
है और इसी के कारण वह एक ऐसी संरचना वहां पर निर्माण होती है कि पश्चिम में पर्वतीय भाग की वजह से ऊंचा भाग और इधर पूरब में पठारी भाग की वजह से ऊंचा भाग, और इसके वजह से बीच में जो प्लेन वाला क्षेत्र है वहीं पर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहीं पर आपको जो है कि अधिक जो है कि उद्योग का केंद्र दिखाई देगा। कुल मिलाकर वो मैदानी और समतल क्षेत्र मध्यवर्ती, ना कि गहरी घाटियों वाला। तो डी विकल्प जो है कि क्या है, गलत है, यही हमारा आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है काला बादशाह का संबंध किस फल से है। काला बादशाह, इस पर हम लोगों ने कवर किया है, इस पर बात किया है। इजी प्रश्न है, आम की नई प्रजाति है, जामुन की नई प्रजाति है, अंगूर की नई प्रजाति है, अमरूद की नई प्रजाति है काला बादशाह। तो आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो यह जो है कि अमरूद की नई प्रजाति है। आपको पता है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा हाल ही में अमरूद की एक नई प्रजाति विकसित की गई है जो कि देखने में ब्लैक कलर की है, और इसको क्या है अब भागलपुर में लगाया जा रहा है, आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में लगाया जाएगा। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी किसानों ने ब्लैक कलर की अमरूद का उत्पादन किया है। ये काफ़ी मीठा है और ये आम से भी मीठा है, और इसकी जो गुण है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंटी एजिंग से लेकर बहुत से इसमें मिनरल्स विटामिन वगैरह बहुत कुछ मिल रहा है। इसकी वजह से काफ़ी जो है कि चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इसके जो गुण है वो काफ़ी मिठास के साथ कई तरह के न्यूट्रिशन से पूर्ण है, इसीलिए इसको काला बादशाह नाम दिया गया है। और ये डी क्या है, आंसर इसका क्या होगा कि यह अमरूद की नई प्रजाति है। अगला जो प्रश्न है, अभी तक का सर्वाधिक तापमान निम्न में से किस शहर में रिकॉर्ड किया गया है। अब आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है जेकोबाबाद, दूसरा डेथ वैली, सी चूरू और डी है अजीजियाह। तो अब आपको बताना है कि यह कौन सा इसमें से वह स्थान है जहां पर अभी तक सर्वाधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इजी प्रश्न है, कठिन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी अजीजिया, जो कि लीबिया का एक शहर है। 1922 में यहाँ पर जो टेम्परेचर था वह 58 डिग्री सेल्सियस जो है कि रिकॉर्ड किया गया था। वहीं जो डेथ वैली है वहाँ पर 57.4 समथिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा चुका है। चूरू जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर भी आपने देखा होगा 50.5 समथिंग रिकॉर्ड किया जा चुका है, अर्थात 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और जो जैकोबाबाद है इस समय वहाँ पर गर्मी जो है कि कहर ढा रही है, और इसके वजह से वो चर्चा में बना हुआ है। यहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 50 डिग्री सेल्सियस, 48 से 50 डिग्री सेल्सियस एक सामान्य बात है। अगला प्रश्न जो है वह है, जैकोबाबाद अपनी गर्मी के लिए विख्यात है, यहाँ की गर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं। ऑप्शन है मरुस्थलीय क्षेत्र, बी वर्षा का कम होना, सी पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र होना, डी अरब सागरीय गर्म हवाओं का प्रभाव। अब आपको बताना है कि जैकोबाबाद, जिस पर हमने डिटेल में बात की है कि आखिर वो जो है उसकी गर्मी का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। आंसर बहुत ईजी है, इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो इसका जो गलत स्टेटमेंट है या जो इसका हमें आंसर खोजना मिल जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र। आपको पता है कि जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र होते हैं वो सामान्यतः जो है कि सी लेवल से ऊपर होते हैं, वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। पर्वतीय भागों की विशेषता ही क्या होती है कि जैसे वह ऊंचे होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर क्या बात की जा रही, गर्मी की बात की जा रही। आपको पता है कि समुद्र स्तर से या सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इस तरह से यह जो सी विकल्प है गलत है। बाकी सभी कारणों की वजह से जैकोबाबाद में जो है कि गर्मी पड़ती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगला जो प्रश्न है वो है मेडागास्कर के विषय में है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। मेडागास्कर यह मोजाम्बिक चैनल के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। दूसरा, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा जो कथन है, मकर रेखा इसके दक्षिणी भाग से गुजरती है। अब आपको सत्य कथन या कथनों के विकल्प का चयन करना है। पहला, सभी कथन सत्य हैं, बी कहता है केवल 1 और 2, और सी कहता है 2 और 3, डी कहता है केवल 2। तो आपको सत्य कथनों का जो है कि कौन सा विकल्प आप ऑप्ट करेंगे यह आपको डिसाइड करना है। तो देखिए, यह मोजाम्बिक चैनल के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है, बिल्कुल सही है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश ही मोजाम्बिक, और उसी के नाम पर जो है कि वहाँ पर जलीय क्षेत्र उसका नाम ही रखा गया मोजाम्बिक चैनल, और उसी के द्वारा मेडागास्कर अलग होता है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी सही है। मकर रेखा इसके दक्षिणी भाग से गुजरती है, बिल्कुल सही है। और अभी हमने बताया था कि वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, और सूखा पड़ने के पीछे क्या क्या कारण है उन सभी चीज़ों को हमने समझा। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो सत्य कथन है सभी कथन सत्य हैं। आंसर हमारा ये होगा ए।
अगला जो प्रश्न है वो है ग्रेट रेड आइलैंड के नाम से निम्न में से किस द्वीप को जाना जाता है। ग्रेट रेड आइलैंड, इसको कह सकते हैं महान लाल जो है कि द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है मेडागास्कर, बी बोर्नियो, सी सुमात्रा, डी सोकोत्रा। आपके लिए इजी प्रश्न होगा क्योंकि हमने इस पर बात की है, काफ़ी डिटेल में बात की है। तो इसका सही आंसर है मेडागास्कर, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है अधिकांश भाग में रेड मिट्टी पाई जाती है, जो कि रेड मिट्टी है वो कम उपजाऊ मानी जाती है, इसीलिए इसकी कृषि उत्पादकता भी कम होती है। तो इस समय जब मेडागास्कर में सूखा पड़ा है तो इसके पीछे एक बहुत प्रमुख कारण ये भी बना जा रहा है कि अगर अन्य क्षेत्रों में अन्य सॉइल होती तो हो सकता है यहाँ पर इतना जो है कि भूखमरी की कंडीशन ना होती। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वह क्या होगा, मेडागास्कर, ये आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है थ्री गॉर्जेस डैम निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है आपके पास हुआंगहो नदी, रेड नदी, मेकोंग नदी और यांगसी नदी। तो इजी प्रश्न है ये भी, क्योंकि अभी चाइना जो है कि जब भी कुछ करता है तो चर्चा में आ जाता है, हमारे लिए भी कंसर्न का भाग होता है। तो ये है सही बात है, इसका आंसर जो सही है वह है यांगसी नदी। तो यांगसी नदी पर थ्री गॉर्जेस डैम का निर्माण किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा डैम है और इसके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। लगभग 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और यह बनाया गया है यांगसी नदी पर। तो यांगसी नदी पर बने इस डैम की खासियत क्या है कि विश्व के सबसे बड़े डैम के रूप में जाना जाता है। एक और बांध जो है कि हाल के समय में चर्चा में बना हुआ था, यह कहाँ है, बेहतन बांध जिसका नाम है। तो बेहतन बांध हाल के समय चर्चा में बना हुआ था, यह कहाँ पर है। आपके पास ऑप्शन है POK, अक्साई चीन, पाकिस्तान, तिब्बत। तो आपको बताना है कि यह कहाँ पर है। इजी प्रश्न है और इजी इसलिए है क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। तो सही बात है, तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में है और यह जो बेहतन जो बांध है ये बनाया गया है, इसको अभी चालू किया गया, ऑपरेशनलाइज किया गया है और ये जो है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध चीन के द्वारा कहा जा रहा है। यहाँ पर भी लगभग 16,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा है। और इसी के कारण कहा जा रहा है कि चाइना जिस तेजी से बांधों का निर्माण कर रहा है, आने वाले समय में वो ब्रह्मपुत्रा पर भी जो है कि बांधों का निर्माण करके भारत को प्रभावित कर सकता है, भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी के पानी को वह रोक सकता है। खैर, अगला जो प्रश्न है वह है यांगसी नदी या यांगजी नदी के विषय में आपको असत्य कथन का पर विचार करना है। पहला जो है कि यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरा, यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। डी, जल धारण क्षमता के अनुसार यह विश्व की 6वीं बड़ी नदी है। डी, चीन के लगभग 38% भाग पर इस नदी बेसिन का विस्तार है या यह विस्तृत है। अब आपको बताना है यांगसी या यांगजी नदी, जिस पर जो है कि हमने बताया थ्री गॉर्जेस डैम बनाया गया है। तो इसमें जो असत्य कथन है जिसको हमें ऑप्ट करना है वो है डी, क्योंकि इसका विस्तार चीन के 38% भाग पर नहीं, लगभग 1/5% भाग या फिर 20% भाग पर इसका विस्तार। और सही बात है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और जल धारण क्षमता के अनुसार, अर्थात उसमें वाटर कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी उसमें भर सकता है, उसके अनुसार ये 6वीं नदी मानी जाती है। तो असत्य कथन कौन सा हुआ हमारा, डी, 38% भाग पर इसका विस्तार नहीं है बल्कि 20% भाग पर। अगला जो प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश की मिलिशिया पर एयर स्ट्राइक किया था। मिलिशिया, ध्यान दीजिए, मिलिशिया का मतलब क्या होता है कि मिलिट्री जैसे कार्य करने वाले लड़ाकू। तो यह जो मिलिट्री के भाग नहीं होते, आर्मी के भाग नहीं होते, बल्कि देशों के द्वारा कई ऐसे कार्यों के लिए इनको बनाया जाता है जिससे सरकार जिम्मेदारी ना ले, तो ऐसे लोगों को मिलिशिया बोला जाता है। तो आपको बताना है अमेरिका ने हाल ही में किस देश की मिलिशिया पर एयर स्ट्राइक किया था। ऑप्शन है सीरिया, तुर्की, ईरान और क्यूबा। तो इसका सही आंसर है ईरान। ईरान जो है कि ईरान क्या करता है, कई ऐसे संगठनों को बढ़ावा देता है जो मिलिशिया के रूप में कार्य करके अमेरिका पर अटैक करते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि अमेरिका का जो इराक में जो है कि सैन्य अड्डे थे, वहां पर जो है कि कुछ मिलिशिया ने जो है कि हमला किया था और उसके जवाब में जो है कि वह जो है कि अमेरिका ने ईरान की जो मिलिशिया संगठन है जो इस तरह के अमेरिका को परेशान करते रहते थे, उन पर जो है कि एयर स्ट्राइक किया। अगला जो प्रश्न है वह है द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020-21, द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है कि 2021 जो को किसने प्रकाशित किया है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, WTO, यूनेप और UNODC। ये प्रश्न है, ये इसलिए है काफ़ी समय चर्चा में बना हुआ है, ड्रग्स का मामला है। तो यह जो जारी किया जाता है वह यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, UNODC, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और UNODC क्या है कि
यह जो है कि अपराध नियंत्रण और ड्रग को कंट्रोल करने का एक संगठन है और इसी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो कोविड का फेज है इसमें जो है कि ड्रग्स का जो है कि कारोबार बढ़ा है, अधिक लोग जो है ड्रग्स लेने लगे हैं, जो गांजा होता है इसका जो है कि परसेंटेज बढ़ा है, लोग जो है कि जो मेडिकल चीज़ें होती हैं जिनको आपको प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना होता है, लोग उसका भी उपभोग कर रहे हैं। तो इस तरह से कोविड में कैसे ड्रग का कंडीशन बढ़ी है उस पर UNODC ने ये रिपोर्ट जारी की है। अगला जो प्रश्न है वह है नेशनल इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपात का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है अर्थात जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यह निर्णय किस में कहा गया था, कौन से केस में कहा गया था, यह बताना है। आपके पास ऑप्शन है केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, इंदिरा साहनी और गोलकनाथ। यहाँ ध्यान दीजिए कि डी जो है कि गोलकनाथ। तो आपको बताना है इसमें किस में कहा गया। इजी प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है मिनर्वा मिल्स। 1980 में यह जजमेंट आया। इसमें कहा गया कि जो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात है वह उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। और आपको पता है 1975 की जो इमरजेंसी थी उसने कैसे जो है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला दिया, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, जो है कि कार्यपालिका के साथ साथ जो है कि विधायिका पर, और इसी के कारण काफ़ी नेशनल इमरजेंसी को लेकर कई तरह के परिवर्तन 44वें संविधान संशोधन अर्थात 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किए गए। और उसी में सुप्रीम कोर्ट के में एक जजमेंट आया मिनर्वा में 1980, उसमें कहा गया कि अब जो भी नेशनल इमरजेंसी है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगला जो प्रश्न है, भारत में आर्थिक आपात अनुच्छेद 360 है जिसके तहत आर्थिक आपात लगाया जाता है, वित्तीय आपात लगाया जाता है, उसकी उद्घोषणा कितनी बार हुई आपको बताना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इस समय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। कई लोगों का कहना है कि इस समय आर्थिक आपात की कंडीशन आ चुकी है। अब आपको सही आंसर ऑप्ट करना है। सही आंसर है डी, कभी भी इसको घोषणा नहीं हुई है अर्थात अनुच्छेद 360 का भी हमने कभी प्रयोग नहीं किया। हमारे यहाँ की कंडीशन इतनी खराब कभी नहीं हुई। 1990 का जो दशक था उस स्टार्टिंग में लग रहा था कि सरकार के पास पैसा कम बचा है, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था, बावजूद हम लोगों ने जो है कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया। अगला जो प्रश्न है वह है भारत में 1902 में पहला रबर बागान कहाँ लगाया गया था। रबर की कृषि इस समय काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, उसके वजह से यह प्रश्न बनाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इजी प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वह है केरल। केरल में जो है कि पहला जो रबर बागान लगाया गया था और धीरे धीरे फिर जो है कि अन्य राज्यों में ये फैल गया। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है, आनुवांशिक संशोधित रबर का पहला पौधा कहाँ लगाया गया। फिर से आपके पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मेघालय और असम। तो इसका जो सही आंसर है असम। असम में हाल ही में क्या हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबर है उसका पहला पौधा लगाया गया है और इससे क्या होगा, पूर्वोत्तर भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है कि रबर के पौधे को आगे और बढ़ाया जाएगा, उसका उत्पादन किया जाएगा और इससे रबर की खेती बढ़ सकेगी। आई होप आपने सभी प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।